तो इसमें आरओ मेम्ब्रेन में क्या होता है कि अभी जितना भी हम लोगों ने इसके पहले जो भी प्री ट्रीटमेंट यूज किया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड डोजिंग यूज किया, देन मल्टीग्रेड फिल्टर यूज किया, हम लोगों ने सॉफ्टनर यूज किया, अल्ट्रा फिल्टर यूज किया, 3 डोजिंग यूज किए, ये जितना भी हम लोगों ने यूज किया है दैट इज जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द आरओ मेम्ब्रेन। बिकॉज जो भी हम लोग आरओ मेम्ब्रेन से टीडीएस निकालते हैं, बट आरओ मेम्ब्रेन के कुछ फीड लिमिटिंग कंडीशंस होते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन में पानी पास करने के लिए उसमें क्लोरीन नहीं चाहिए, उसमें हार्डनेस नहीं चाहिए, उसमें कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं चाहिए, या उसमें बैक्टीरिया नहीं चाहिए। तो हम लोग बैक्टीरिया कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग क्लोरीन डोज कर रहे हैं। हम लोग उसमें से सस्पेंडेड सॉलिड्स कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं। हम लोग उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं जाने दे रहे, हार्डनेस नहीं जाने दे रहे हम, क्योंकि हम लोग सॉफ्टनर यूज कर रहे हैं। बाद में हम लोग उसका सिलिका सिलिका नहीं होना चाहिए तो हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं। टीओसी ज्यादा नहीं होना चाहिए तो हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं। देन उसमें क्लोरीन नहीं जाना चाहिए तो हम लोग उसको जो क्लोरीन डोज किया है उसको हम लोग एसएमबीएस से न्यूट्रल कर रहे हैं। बाद में उसका आउटलेट में पीएच न्यूट्रल होना चाहिए तो हम लोग पीएच डोज कर रहे हैं। सो जितना भी प्री ट्रीटमेंट यूज हो रहा है ना, दैट इज ओनली फॉर द आरओ सिस्टम। अभी ओके। आरओ सिस्टम में 2 टाइप के आरओ मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक केमिकल सैनिटाइजेबल और एक हॉट वाटर सैनिटाइजेबल। सो अभी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी छोड़ के बाकी जगह पे, सब जगह पे केमिकल सैनिटाइजेबल मेम्ब्रेन यूज होता है, और फार्मास्यूटिकल्स में मेनली काउंटर होता है हॉट वाटर सैनिटाइजेबल। अभी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अभी दोनों का पर्पस और फंक्शन एक ही है, उसके आउटपुट क्वालिटी में कोई भी आप मेम्ब्रेन यूज करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट केमिकल सैनिटाइजेबल मेम्ब्रेन को आप केमिकल से क्लीन कर सकते हो। सपोज अभी 1 साल हम लोगों ने आरओ मेम्ब्रेन यूज किया है, तो स्लोली स्लोली क्या होता है, आरओ मेम्ब्रेन चोक हो जाता है क्योंकि कुछ मिनरल्स आते हैं जो फिल्टर नहीं होते हैं, तो आरओ मेम्ब्रेन में अटक जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अपना कंडक्टिविटी एक तो बढ़ जाता है आउटपुट में, या अपना फ्लो कम हो जाता है आरओ का, क्योंकि उसमें चोकिंग हो जाता है। तो आरओ मेम्ब्रेन को हम लोग क्लीन करते हैं, मतलब एक वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, वो हम लोग आरओ मेम्ब्रेन से पास करते हैं और उसका आरओ मेम्ब्रेन को क्लीन कर लेते हैं, तो केमिकल मेम्ब्रेन को साफ कर सकते हैं। हॉट वाटर सैनिटाइजेबल मेम्ब्रेन में हम लोग केमिकल भी साफ कर सकते हैं, मतलब वो अगर खराब हो गया तो उसको हम लोग केमिकली क्लीन कर सकते हैं। एज वेल एज उसका और एक बेनिफिट होता है जो हम लोग उससे, उसमें हम लोग हॉट वाटर सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। मतलब उसमें 85 डिग्री सेल्सियस का हॉट वाटर हम लोग उसमें सर्कुलेट करके उसमें से जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ है वो हम लोग निकाल सकते हैं। सो जो बेसिक डिफरेंस जो है, हॉट वाटर सैनिटाइजेबल में हम लोग केमिकल भी क्लीन कर सकते हैं, हॉट वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। बट केमिकल मेम्ब्रेन में हम लोग खाली केमिकल सकते हैं, केमिकल क्लीनिंग कर सकते हैं, हॉट वाटर नहीं कर सकते। सो ये दो बेसिक बेसिक डिफरेंस होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पानी में अगर सिलिका वगैरह रहेगा ना, तो हम लोग को फर्स्ट पास केमिकल देना पड़ता है, क्योंकि केमिकल मेम्ब्रेन में से सिलिका का जो रिडक्शन होता है काफी इफिशिएंटली होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पास आरओ केमिकल यूज करते हैं और सेकेंड पास आरओ इंडिया हॉट वाटर यूज करते हैं। या अगर कोई कोई जगह पे कैसे, अगर क्लाइंट को प्राइस कम करवानी है तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट पास आरओ केमिकल में लेते हैं और सेकेंड पास आरओ हॉट वाटर में जाते हैं। बट अगर रिकमेंडेशन अगर देना है तो ऑलवेज बेटर टू हैव दोनों आरओ हॉट वाटर और ईडीआई को भी हॉट वाटर करना है। क्योंकि क्या है ना, अगर माइक्रोबियल ग्रोथ होता है तो हम लोग उसको हॉट वाटर पास करके माइक्रोबियल निकाल सकते हैं और वी कैन यूज द वाटर। और उससे केमिकली भी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा आ रही है या चोक हो गया, तो हम लोग उसको केमिकल पास करके उसको केमिकली भी क्लीन कर सकते हैं। तो हॉट वाटर के दोनों बेनिफिट्स होते हैं। इनिशियली ठीक है, मेम्ब्रेन का थोड़ा कॉस्ट जाता है बट वो ज्यादा नहीं रहता। केमिकल मेम्ब्रेन का कॉस्ट होता है 50-60 हजार और हॉट वाटर का होता है 1 लाख तक। लेकिन वो क्या है, इनिशियली लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। बट ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाएंगे तो हॉट वाटर ऑलवेज बेटर होता है, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोल में रहता है पीरियोडिकल सैनिटाइजेशन करेंगे तो। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद क्या होता है कि उसके आउटलेट में हम लोग कंडक्टिविटी सेंसर लगाते हैं।
जो क्या करता है कंटिन्यूअसली पानी का जो गणेश का कितने दिनों बाद करना है सैनिटाइजेशन, क्या रहता है इसका? एक्चुअली सर सैनिटाइजेशन मंथली एक बार होना चाहिए, या वो एक्चुअली ये कैसा होता है ना कि हॉट वाटर सैनिटाइजेशन का फ्रीक्वेंसी है ना, वो जब भी कमीशनिंग होता है ना या वैलिडेशन चलता है वो टाइम पे क्लाइंट का जो क्वालिटी टीम होता है ना वो फ्रीज करते हैं। वो क्या होता है जब भी अपना फेज 1 फेज 2 फेज 3 वैलिडेशन होते हैं तो वो डिसाइड देखते हैं कि फेज 1 में माइक्रोबियल आया है क्या। तो फेज 1 में तो कैसा अपना डेली सैंपलिंग होता है 10-15 दिन का, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो गया तो फेज 2 में क्या होता है वीकली सैंपल लेते हैं 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, तो वीकली चेक करते हैं कि पानी का क्वालिटी कंसिस्टेंट है कि नहीं। बाद में फेज 3 में क्या करेंगे, महीने में 2 बार सैंपल लेंगे खाली और उसका आउटपुट चेक करेंगे। अगर ये तीनों फेज में अगर क्वालिटी प्रॉपर आता है तो वो एक क्वालिटी का जो टीम होता है वो फिक्स करता है ओके फेज 3 में हम लोगों को माइक्रोबियल इश्यू नहीं आया कंटिन्यूस 3 महीना, तो वो ऐसा भी सेट कर सकते हैं कि 3 महीने में एक बार करो, क्योंकि फीड वाटर क्वालिटी बहुत अच्छा है तो हॉट वाटर सैनिटाइजेशन क्यों करने का। क्योंकि क्या होता है कि जितना आप हॉट वाटर सैनिटाइजेशन करोगे ना उसका मेम्ब्रेन का लाइफ कम होते जाता है, तो जितना जरूरत है उतना ही करने का। अभी क्या होता है कभी कभी कोई कोई फैसिलिटी में क्या होता है क्लाइंट्स बाय डिफॉल्ट हफ्ते में कर देते हैं, बट वीकली करने की वजह से क्या होता है मेम्ब्रेन का परफॉर्मेंस इफिशिएंसी डाउन हो जाता है, क्योंकि आप हॉट वाटर पास कर रहे हो कंटिन्यूअसली वीकली। तो इट इज ऑलवेज बेटर, क्या होता है सबसे बेटर होता है कि महीने में एक बार करो, जिस दिन आपका शटडाउन रहेगा या पीरियडिक मेंटेनेंस रहेगा मंथली उस दिन आप हॉट वाटर सैनिटाइजेशन करके छोड़ दो, वो सबसे बेटर होता है। कभी कभी 15 दिन भी करते हैं क्लाइंट, कभी कोई कोई क्लाइंट 1 महीना करते हैं, वो काफी सारे क्लाइंट ऐसे हो जो 2-2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद एक बार करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनका फीड वाटर क्वालिटी कंटिन्यूस कैसा आ रहा है और फिर उसको उसके हिसाब से आरओ मेम्ब्रेन को क्या करने का। ओके, सैनिटाइजेशन के लिए मतलब आपको फीड वाटर को क्वालिटी मॉनिटर करना पड़ेगा हाँ कि आउटलेट पे क्वालिटी। एग्जैक्टली फीड वाटर क्वालिटी अगर मेंटेन है, उसमें क्लोरीन डोजिंग प्रॉपरली हो रहा है, एमजीएफ वगैरह ये सब जो हम लोगों ने प्री ट्रीटमेंट अच्छे से जो लगाया हुआ है उसको अगर प्रॉपरली ऑपरेट किया ना तो आरओ मेम्ब्रेन में माइक्रोबियल का ग्रोथ का इशू नहीं आता। ओके, ये रिंकू ये अपने इसके जैसा है, तेरा प्री फिल्टर माइक्रो फिल्टर अच्छा रहेगा तो हेपा का लाइफ बढ़ जाता है। परफेक्ट सर, परफेक्ट, यस। उसी तरीके में समझ रहा हूँ मैं सर। हाँ वैसे ही समझना पड़ेगा गणेश, की लाइन में जाके समझ रहा हूँ मैं। मेरे को तो मुझे तो लग रहा है कि केमिस्ट्री का क्लास वापस ले रहा हूँ मैं। चलेगा ना सर, कुछ भी कभी भी कुछ भी डाउट रहेगा एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, कोई भी टीम मेंबर कोई भी कॉल कर सकते हो। अभी उसके बाद क्या होता है कि आरओ मेम्ब्रेन के बाद अपना कंडक्टिविटी डाउन होता है, तो उसमें क्या होता है आरओ मेम्ब्रेन के बाद हम लोग कंडक्टिविटी ट्रांसमीटर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद एक डंप वॉल रहता है जो ड्रेन में चला जाता है। तो जब भी आरओ मेम्ब्रेन हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम लोग को सर्टेन क्वालिटी एक मिलता है उसमें से, तो उसमें क्या होता है हम लोग कंडक्टिविटी सेट करते हैं। अभी ईडीआई को जब भी हम लोग पानी फीड करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी कभी भी 25 के नीचे होना चाहिए। ये अभी ईडीआई का फीड लिमिट्स क्या है, पीएच 7 होना चाहिए लाइक न्यूट्रल 6.5 to 7.5, कंडक्टिविटी लेस देन 25 होना चाहिए, हार्डनेस पूरा नील होना चाहिए मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए, सिलिका लेस देन 0.2 ppm होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड 2 ppm होना चाहिए, ये लिमिट्स है। तो अभी पानी का कंडक्टिविटी और आरओ डिजाइन वो हम लोग ऐसा करते हैं, आरओ डिजाइन को ऐसा करना है कि आरओ के परमिट में हम लोग को 25 कंडक्टिविटी आनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग को सिंगल पास में जाना है या डबल पास में जाना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है आरओ मेम्ब्रेन का एक थंब रूल अगर आपको अगर समझना है कि बजटरी क्लाइंट को बताना है, फॉर एग्जांपल आपको अगर क्लाइंट ने कॉल किया कि इसमें सिंगल पास जाना है डबल पास, तो आपका जो कंडक्टिविटी होता है ना कोई भी आरओ में से पास करेंगे ना तो उसमें से 10% आपको परमिट में मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंडक्टिविटी फीड में 1400 है 1400, तो आरओ के परमिट में आपको 140 मिलेगा, ओके, एक अप्रोक्सीमेट फंडामेंट, और 140 आएगा। अभी अपने को एडीआई के लिए क्या चाहिए 25, इसका मतलब क्या हुआ अपनों को और एक आरओ डालना पड़ेगा, मतलब डबल पास आरओ आ गया बराबर, मतलब आरओ के परमिट में 25 मतलब जब भी अपना कंडक्टिविटी 250 रहेगा
या उससे कम रहेगा तो आरओ परमिट डेफिनेटली 25 से नीचे आएगा और हम लोग को सिंगल पास में ही हम लोग इंडिया को भेज सकते हैं। तो ये थंब रूल कभी भी पकड़ लेना कि जब भी अपना कंडक्टिविटी 250 के 50 है या उससे कम है तो हम लोग सिंगल पास आरओ इंडिया में जा सकते हैं, अदरवाइज फीड वाटर का कंडक्टिविटी बोल रहे हैं क्या? एग्जैक्टली। फीड वाटर का फीड वाटर का कंडक्टिविटी लेकिन मालूम रहता है क्या लोगों को नॉर्मली? हाँ, वाटर एनालिसिस रिपोर्ट में आता ही है ना। अभी क्या होता है, सी देखो सर, टोटल इधर वो लोग कंडक्टिविटी अपने बताएंगे। उधर तो भाई ऐसा है कि कोई फीड वाटर का कोई भी रिपोर्ट के बिना लोग कॉस्ट मांग लेते हैं। हाँ, तो वो टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, डबल पास आरओ का ही देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो वर्स्ट आता है ना वो, अभी क्या होता है देखो, दो टर्म्स होते हैं, कंडक्टिविटी और टीडीएस। कभी कभी क्लाइंट बोलेगा टीडीएस है मेरे पास, मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है, तो रेशो क्या होता है, 1 टीडीएस इज इक्वल टू 1.3 कंडक्टिविटी। ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, मतलब अगर आपका अपना टीडीएस 1000 है तो उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करो तो अपना कंडक्टिविटी आ गया 1300 कंडक्टिविटी। अगर अपना कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी तो भी बहुत ज्यादा है, 250 कंडक्टिविटी तो फिर बहुत कम जगह आएगा। टीडीएस 200 होना चाहिए। नॉर्मली क्योंकि जहाँ पे भी ग्राउंड वाटर मतलब ये बोरवेल का पानी रहेगा तो टीडीएस तो ज्यादा ही रहता है। बराबर, यूजुअली सेकंड पास 2 पास आरओ में ही रहता है। हार्डली कोई सिस्टम रहता है जहाँ पे अगर एमआईडीसी जेआईडीसी वाटर है या इंडस्ट्रियल वाटर है ना, या अगर एक्सपोर्ट में जाएंगे तो सिटी वाटर रहेगा ना, तो उसमें सिंगल पास में जाते हैं क्योंकि उनका सिटी वाटर भी काफी अच्छे रहते हैं। हाँ मतलब तुम्हारा वही मैं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड वाटर रहेगा तो आपका टीडीएस 200 मिलना लगभग मुश्किल है। लेकिन अगर आपका कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगर है फीड वाटर का सप्लाई फ्रॉम एनीवेयर, चाहे वो रिवर का सोर्स हो या रेन वाटर का सोर्स हो, वही तुमको कम टीडीएस वाला पानी मिलेगा, बराबर ना? फर्नांडो, ये सब थोड़ा लिख के रखा। हाँ, मैं ये जो ये है ना सर प्रेजेंटेशन, वो भी मैं शेयर करूंगा। हाँ सर, मैं एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। नहीं, ये प्रेजेंटेशन में जो लिखा नहीं है और जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसकी बात कर लो। नहीं, ये सेल्स वालों को मालूम होगा तो बेटर है ना, बेसिक्स। अगर सेल्स टीम को कोई भी डाउट है ना, दे शुड मेरा नंबर ले लीजिए, रिंकू सर से या करण सर से। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आपको अगर जब भी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के टाइम पे कुछ भी हेल्प लगे। नहीं, लेकिन क्या है कि अभी ये नहीं, एस्टिमेशन के टाइम पे नहीं रहे, व्हेन दे गो एंड मीट द क्लाइंट। एग्जैक्टली, अगर समझो कोई क्लाइंट बोला कि फिलहाल हमारे पास फीड वाटर का कोई भी एनालिसिस नहीं है, तो ये बेसिक क्वेश्चन होगा कि सर आपका फीड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर है, बोरवेल है, रेन वाटर है, क्या है, तो वी कैन एस्टिमेट समथिंग आउट ऑफ इट। राइट। तो सोर्स ऑफ वाटर हम लोग को देखना है क्या है। तो बाद में आता है इलेक्ट्रोडियोनाइजेशन। इलेक्ट्रोडियोनाइजेशन एक ही है कि जो आरओ मेम्ब्रेन से जो पानी आया उसको पॉलिश करता है। मतलब इसमें भी क्या होता है, मेम्ब्रेन ही होता है, आरओ मेम्ब्रेन अलग मेम्ब्रेन होता है, बट ये अभी आरओ मेम्ब्रेन में क्या होता है, वो स्पाइरल बाउंड होता है, मतलब स्पाइरल किया हुआ रहता है। ये प्लेट में होता है, मतलब एक उसमें क्या होता है, कैटायन मेम्ब्रेन, एनायन मेम्ब्रेन, कैटायन मेम्ब्रेन, एनायन मेम्ब्रेन, ऐसा होता है। और इसमें से पास होके वो आगे फर्दर 25 को 1.5 में, सॉरी लेस देन 1 में कन्वर्ट करता है। सो इलेक्ट्रोडियोनाइजेशन का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है आरओ मेम्ब्रेन जैसा ही, जो क्या बोलते हैं, टीडीएस को कम करना है। और आफ्टर ईडीआई हम लोग को डायरेक्टली जो वाटर मिलता है वो प्यूरिफाइड वाटर क्वालिटी रहता है। अच्छा गणेश, इसमें बहुत सारी जगह पे डिस्कशन में आता है कि ईडीआई चाहिए कि नहीं चाहिए, ईडीआई ऑप्शनल है। व्हाट इज द बेसिस टू डिसाइड वेदर ईडीआई इज रिक्वायर्ड और नॉट? सर, अगर प्यूरिफाइड वाटर क्वालिटी चाहिए ना तो ईडीआई तो कंपलसरी है, क्योंकि आरओ में से हम लोग को लेस देन 1 कंडक्टिविटी नहीं मिलता। बिकॉज क्या होता है कि मेम्ब्रेन का भी एक लिमिटेशन होता है 0.001 माइक्रोन। नहीं, बट आप कभी इतने सारे फार्मा का काम करते हैं तो इज देयर एनी स्टैटिस्टिक्स दैट कि अगर इंजेक्टेबल यूनिट रहेगा तो ईडीआई इज अ मस्ट, डब्ल्यूएफआई वाला पानी चाहिए तो ईडीआई इज अ मस्ट, नॉर्मल फॉर्मुलेशन में ईडीआई ऑप्शनल हो सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं है सर। जब भी कैसे है देखो, अगर डब्ल्यूएफआई जनरेट करना है ना तो प्यूरिफाइड वाटर लगता ही लगता है, क्योंकि जो मल्टीपल एमसीडीपी जो होता है उसको प्यूरिफाइड वाटर फीड करना पड़ता है।
और जब भी प्यूरिफाइड वाटर हम लोग बोलते हैं एडीआई इज कंपलसरी। जो ऑप्शनल क्या होता है कि सिंगल पास आर और डबल पास आर, वो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फीड वाटर क्वालिटी। ईडीआई में कुछ भी ये नहीं है, मतलब वो तो देना ही देना है, ऐसा है। मतलब when you are saying that you have a purified water supply to your process, यस then EDI is always there. यस सर, यस। और ये ईडीआई के आउटलेट में हम लोग को प्यूरिफाइड वाटर क्वालिटी मिलता है। तो एडीआई के पहले वो केमिकली वाला देते थे ना? पहले केमिकल एडीआई आता था, बट अभी कैसा है कि हॉट वाटर अलग NaN अलग। इसमें भी, हाँ इसमें भी, सॉरी वो मैं बताना भूल गया, इसमें भी दो टाइप होते हैं, अगेन केमिकल एंड हॉट वाटर। और इसका भी डिफरेंस सेम होता है कि केमिकल ईडीआई में हम लोग हॉट वाटर पास नहीं कर सकते, बट हॉट वाटर में हम लोग केमिकली भी क्लीन कर सकते हैं और हॉट वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। सो ऑलवेज बेटर कि हॉट वाटर में ही जाने का, बिकॉज इसके बाद हम लोग माइक्रोबियल भी क्लेम कर रहे हैं। ये हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या रहता है? 85 डिग्री सेल्सियस। यस। और वो हॉट वाटर के क्वालिटी का कुछ ये है क्या कंस्टेंट्स? तो भाई ये इतना ही चाहिए। हॉट वाटर जो होता है ना, वो आरओ वाटर होना चाहिए, बस इतना ही। मतलब एक ट्रीटेड वाटर चाहिए। मतलब जो नहीं, जो हम लोग जो सॉफ्टनर से जो बॉयलर को या हॉट वाटर जनरेटर को देंगे, दैट कैन बी गिवन टू दिस फॉर द सैनिटाइजेशन। हाँ, अगर या अल्ट्रा ये सॉफ्ट वाटर यूज कर सकते हैं या अल्ट्रा फिल्टर वाटर भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे आपने बताया ना कि सॉफ्टनर के बाद जो सॉफ्ट वाटर टैंक रहेगा, सॉफ्ट वाटर टैंक बिकम्स फीड वाटर टू ऑल योर ब्लैक यूटिलिटीज, राइट, जिसमें आपका बॉयलर आया, चिलर आया, कूलिंग टावर आया, आपका हॉट वाटर जनरेटर आया इफ इट इज देयर बॉयलर की जगह पे, राइट। तो नाउ that can be used for sanitizing this EDI and RO both, right? राइट। तो अभी कैसा होता है कि जब भी हॉट वाटर सैनिटाइजेशन करते हैं ना, तो उसका एक सेपरेट सीआईपी स्किड होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि आरओ का जो आउटपुट है ना, सेकेंड पास आरओ या फर्स्ट पास आरओ का, उसका आउटपुट सैंपलिंग वॉल से होस पाइप से लेके उसमें टैंक में 200 लीटर भी पानी लगता है, तो वो उसमें भर लेते हैं और उससे सैनिटाइजेशन करते हैं, क्योंकि वो प्योर वाटर होता है ना। मतलब आप बोल रहे हैं कि आप हॉट वाटर जनरेट करने के लिए एक छोटा सा उसी इट इज पार्ट ऑफ योर सिस्टम, पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसमें इनबिल्ट होता है उसमें, हाँ इनबिल्ट सिस्टम होता है टैंक में ही। उसको पानी गर्म करने के लिए उसमें हीटर होता है, सब कुछ रहता है, और वो कंप्लीटली। अरे इसमें कैसा है रिंकू कि अपने जो बहुत पैसे वाले क्लाइंट रहते हैं ना, वो पैसा बचाने के लिए पूछते हैं कि भाई अगर हम हॉट वाटर देंगे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कॉस्ट कितना कम होगा, उसका स्पीड छोटा हो जाएगा। उसमें 3-4 लाख का फर्क पड़ता है सर, हीटर का ही कॉस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। टैंक भी तो देना ही है, वॉल्स वगैरह तो लगते हैं। अरे 4 लाख में तो भाई वो ऐसा आर्ग्यूमेंट करता है कि 4 लाख में मेरा महीने भर का रॉ मटेरियल आएगा। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल। या तो हीटर से जनरेट कर सकते हैं, स्टीम भी देते हैं ना अपन। हाँ, स्टीम देते हैं या सेरामिक बैंड हीटर यूज करते हैं। अभी जैसे वो अपन जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें तो हमने स्टीम लिया ना। हाँ, स्टीम लिया हुआ है। वो कैसे है ना, डिपेंड्स रहता है कि क्लाइंट के पास अगर स्टीम अवेलेबल है तो स्टीम यूज करेंगे, ये तो इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करना है तो इलेक्ट्रिकल, वो क्लाइंट के ऊपर रहता है ऑप्शनल, या हम लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट सर प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन। 200 लीटर पानी 85 डिग्री मतलब बहुत बड़ा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई। हाँ सर, नहीं है वो तो। क्या आरओ जब भी अपना चलता रहता है ना सर, आरओ एडीआई प्लांट चालू है ना, तो एक 15-20 मिनट पहले उसका सैंपलिंग वॉल खोल देने का, जो आरओ के परमिट का, उसको होस पाइप लगा के टैंक में डाल देने का। आपका सिस्टम भी चालू है, टैंक भी भर गया। जैसे टैंक भर गया, आप सिस्टम बंद करो, सैनिटाइजेशन कर ले लो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 200 लीटर पानी को 85 डिग्री पे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिकल रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो भी 85 आ गया तो बंद कर देने का, खाली वो गर्म पानी घुमाते रहने का फिर एक घंटे के लिए। ठीक है सर। उसके बाद वो पानी ड्रेन कर देने का। हाँ, बाद में ड्रेन कर देने का। यस, अभी ये था ना, ये 200 लीटर पूरा 200 लीटर ड्रेन। हाँ, 200 लीटर ड्रेन होता है। यस, बट वो कैसा महीने में एक बार है ना आपका। हाँ ठीक है, तो जान के। बट ये पानी कैसा है, वो रीयूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब गार्डनिंग, फ्लशिंग या कोई वेस्ट वाटर यूज में करना है तो वहां पे डाल सकते हैं।
हाँ नहीं, एक्चुअली मैं अभी शुरुआत में भी जो आई वाज ट्राइंग टू ऐड समथिंग, लेकिन मेरा आई थिंक माइक्रोफोन चला ही नहीं तभी। बट ये फर्नांडो और बाकी के लोग, आई डोंट नो तुम लोगों को पता है कि नहीं, नाउअडेज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीरो डिस्चार्ज प्लांट्स। यस, मतलब उसमें आपका कोई भी पानी का एक बूंद भी जो कोई किसी भी सिस्टम से वेस्ट होके निकल रहा है, दैट हैज टू बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड विद इन द प्लांट। Okay. Plant cannot have a single drainage pipe outside the premises. और आप जितना आपका डिस्चार्ज कम रहता है उतना आपका कार्बन फुटप्रिंट्स में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं। राइट राइट। आई डोंट नो तुम लोगों को ये Right, कॉन्सेप्ट कितना मालूम है सबको? मालूम है क्या किसी को? हाँ, जीरो डिस्चार्ज प्लांट का एक बीच में वेबिनार हुआ था, उसमें पढ़े थे actually। सर अभी कैसा है, अभी नाउ जो भी अभी हम लोगों ने स्टडी किया, दिस वाज फॉर द प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन। अभी कल मैं और एक सेशन लूंगा जिसमें हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक प्यूरिफाइड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लूप का डिजाइन कैसा करना चाहिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं WFI के लिए और प्योर स्ट्रीम के लिए। तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कल हम लोग का डिस्कस करेंगे, PW, WFI एंड PS। प्योर स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन, यस। या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, लाइक अपना कंप्रेस्ड एयर हो गया, पोर्टेबल वाटर हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिजाइन कैसा करते हैं, क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए, उसके ऊपर कल हम लोग 1-2 घंटे का आगे 4 to 6 का ही मैं सेशन रखता हूँ। भाई सब अवेलेबल है ना कल? हाँ सर। ठीक है, फिर मैं एक Yes, मीटिंग अभी अगेन आपको शेड्यूल कर देता हूँ कल के लिए 4 to 6 के लिए अगेन। कल का मैं सर गणेश, एक बेसिक क्वेश्चन है यार, सुनना। हाँ सर। ये वाटर हम लोग जो बोलते हैं कि ये वाटर का कंडक्टिविटी इतना है उतना है, कंडक्टिविटी क्या होता है? ये पानी में जो आयंस होते हैं ना, मतलब सॉल्ट, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो आयंस होते हैं ना, वो आयंस खुद के साथ एक करंट कैरी करते हैं, और वो जो करंट कैरी करता है ना, उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब इट इज कंडक्टिविटी